एक बार पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, हम इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 10 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में जानेंगे। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में आपने जाना कि प्रकाश का परावर्तन किसे है, क्या है और परावर्तन का नियम कौन कौन सा है। मैं आपको पिछले वीडियो में ये भी बताई थी कि आप अपना चेहरा को जब दर्पण में देखेंगे और देखकर महसूस कीजिए कि आप किस स्थिति में अपने चेहरे को देख पाते हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है और फिर दर्पण में परावर्तन कैसा होता है और प्रतिबिंब हर स्थिति में किस प्रकार से बनता है। तो बच्चों, दर्पण को हम मुख्यतः दो प्रकार में बांट सकते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं, जो आप अपने घर में भी देखते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है, ये प्लेन है, परावर्तक सतह प्लेन है और इसके पीछे कलई की गई हो, कलई यानी रंगा गया हो या इसके ऊपर कुछ लगाया गया हो, तो ये हमारा हो गया समतल दर्पण। अब चलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। पहला उत्तल, जिसको हम कॉन्वेक्स, और अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण का जो उठा हुआ सतह जो है वही परावर्तक सतह होता है और भीतरी सतह में कलई या पेंट किया होता है। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये है उत्तल दर्पण, जिसमें ये जो उठा सतह ये परावर्तक सतह और ये धंसा हुआ सतह जिसमें पेंट किया गया है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। इसी पेंट को हम इस शेडेड से दिखाते हैं। अवतल दर्पण जिसमें ये धंसा हुआ सतह परावर्तक सतह है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, और इसके पीछे का उठा हुआ सतह पे कलई किया गया है। ये गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है और उसी को काट कर ये बनाया हुआ होता है। तो इस तरह से दर्पण हमारे दो प्रकार के हुए, समतल गोलीय। समतल दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन समतल रहता है, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो बिल्कुल आप रोज अपना प्रतिबिंब देखते हैं समतल दर्पण में। तो पहला गुण क्या होता है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। आप अपना चेहरा जितना बड़ा है, आपका चेहरा आप दर्पण में देखते हैं तो उतना बड़ा ही दिखता है। तो पहला गुण कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा कि जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, यानी इसे हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। तीसरा गुण है कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखी जाती है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब उतने ही दूरी पर बनता है। जब दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण के सामने जितना जाते हैं आप देखते हैं कि प्रतिबिंब भी उतना ही नजदीक आता है। दर्पण से आप जितना पीछे जाते हैं प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे जाता है। अर्थात कि जो है हमारा दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। और तीसरा पार्श्व परावर्तन। जब आप दर्पण में बायां हाथ को ऊपर उठाते हैं तो आपको वहां लगता है दायां हाथ, दायां हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ उठा हुआ लगता है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन। तो आप देख रहे हैं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के चार गुण। सीधा, काल्पनिक, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है दर्पण के पीछे भी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, और अंतिम में पार्श्व परावर्तन। बच्चों, आप देखें कि गोलीय दर्पण जो है ये एक गोले को काटकर बनाया हुआ भाग होता है। तो मानिए ये पूरा गोला है
और इस गोले के इस भाग को अगर हम काट कर बाहर की ओर पेंट या अंदर की ओर पेंट कर दे तो हमारा ये दर्पण तैयार होता है। तो ये गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया गया है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी सी हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। अब इस पूरे दर्पण के जो भाग को, जैसे MN हमारा भाग है, ये इसको हम लोग द्वारक कहते ही हैं। MN हमारा द्वारक हुआ। इस दर्पण के ठीक बीचों बीच भाग को हम लोग ध्रुव या इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, और जितनी भी दूरियां हैं हम इसी P से ही नापते हैं। अब अगर, और ये C और P को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अगर इस दर्पण के सामने समानांतर किरणों को लाया जाए तो इस दर्पण से टकरा कर ये जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। याद रखिएगा, हम जब भी किरण आरेख खींचे तो हम उस प्रकाश की किरण के जाने वाले दिशा में तीर का निशान अवश्य दे, जिससे ये पता चलता है कि प्रकाश किरण किधर जा रही है, किधर मुड़ रही है। तो अवतल दर्पण में टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है प्रकाश की किरणें उसे हम फोकस कहते हैं, और FP को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और वक्रता त्रिज्या CP को हम लोग, ये मुख्य अक्ष है लेकिन ये CP की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या यानी R से डिनोट करते हैं। और हमेशा वक्रता त्रिज्या जो होती है वो F की दुगनी होती है, यानी R बराबर 2F, या हम कह सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर वक्रता त्रिज्या हमारा 20 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं कि ये घटना अगर उत्तल दर्पण में हो तो क्या होगा। उत्तल दर्पण में ये घटना कुछ और होती है। अगर हम दर्पण के ऊपर समानांतर किरणें अगर पड़े तो ये टकरा कर लौट जाती है। अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस प्रतीत होने के लिए ही हम इस डॉट लाइन से दिखाएं, तो जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु को हम उस दर्पण का फोकस कहते हैं। तो हम देखें कि अवतल दर्पण के फोकस में क्या है कि दर्पण से समानांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद जिस मिलती है उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, और उत्तल दर्पण का फोकस जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम अवतल दर्पण का उत्तल दर्पण का। इस वीडियो में आपने क्या देखा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, गोलीय दर्पण कौन कौन से हैं, और गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल दर्पण के जो मुख्य बिंदु कौन से हैं, उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं और अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी इन बातों को देख सके, समझ सके। धन्यवाद।